स्वागत है बच्चों इस भूगोल की वीडियो ऑनलाइन क्लास में। मैं शिवाकांत प्रताप सिंह डीएवी इंटर कॉलेज बांदा में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में भूगोल के कक्षा 11 के अध्याय 5 खनिज एवं शैल के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं भूपर्पटी के तत्व, खनिज की विशेषताएं, खनिजों के प्रकार, प्रमुख खनिजों के नाम, शैल या चट्टान के प्रकार, शैल चट्टान। बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला विचार बिंदु है भूपर्पटी के प्रमुख तत्व। पृथ्वी हमारी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत ठोस रूप में एवं आंतरिक परत गर्म एवं पिघली अवस्था में है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, प्रमुखतः 8 प्रमुख तत्वों से 98% भाग जिसका मिलकर बना हुआ है। इसमें जो 8 प्रमुख तत्व हैं, ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.1%, लौह 5.00%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, अन्य 1.41%। बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है, इसके जो तत्व हैं, इनके बारे में एक चीज़ और जानना जरूरी है। ये तत्व स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जिसको हम अगले शिक्षण बिंदु में पढ़ेंगे, जिसे हम खनिज कहते हैं। बच्चों, हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है खनिज। भूपर्पटी पे जो तत्व पाए जाते हैं वह सिंगल रूप में या एकल रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये समूह में पाए जाते हैं और इनका समूहन विशिष्ट रूप में होता है। और जब विशिष्ट रूप में इनका समूहन हो जाता है तो वह खनिज कहलाते हैं। तो हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है खनिज, ये किस प्रकार से पृथ्वी में पाए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा इनकी विशेषताएं हैं, और साथ ही साथ ये किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक तत्व के रूप में है, 2 तत्व के रूप में है, द्रव में है, ठोस में है, तरल में है, किस रूप में है, ये हम इसमें बताएंगे। तो खनिज भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते हैं, बल्कि सामान्यतः यह दूसरे तत्वों के साथ मिलकर पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिज कहा जाता है। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जो हम लोहा प्रयोग करते हैं, जब यह हमको पृथ्वी से खदानों से प्राप्त होता है, तो यह हमको सीधे लोहा के रूप में नहीं मिलता जिस रूप में हम प्रयोग करते हैं, बल्कि इसके साथ बहुत सारे अन्य तत्व मिले होते हैं। जैसे लोहे के साथ ज़्यादातर मैग्नीशियम मिला होगा, या अन्य प्रकार की तमाम तत्व उसमें मिले रहते हैं। तो इसीलिए खनिज जो है हमेशा दूसरे तत्वों में के साथ मिलकर, अन्य पदार्थों के साथ मिलकर ये पृथ्वी में पाया जाता है। खनिज का जो स्वरूप होता है ये विशिष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि तत्व मिल गए तो ये खनिज के रूप में बन गया, बल्कि इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जैसे खनिज एक प्राकृतिक कार्बनिक अकार्बनिक तत्व है, जिनका अपना एक निश्चित रासायनिक संगठन, परमाणुविक संरचना और भौतिक गुणधर्म होते हैं। यानी कि खनिज जो है प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, इसका मानव द्वारा निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब ये होता है इसमें कार्बन के तत्व होते हैं, ये ज्वलनशील भी हो सकता है। अकार्बनिक तत्व मतलब इसमें कार्बन के तत्व नहीं होते हैं, ज्वलनशील नहीं हो सकता है। इस रूप में होता है जिनका अपना एक निश्चित रासायनिक संगठन है। आप रसायन विज्ञान में प्रत्येक तत्व या खनिज जो भी होता है, उनका एक संगठन होता है, रासायनिक संगठन, एक निश्चित परमाणु संरचना होती है। तो वो इन खनिजों में पाया जाता है। इनकी परमाणु संरचना एक निश्चित होती है। भौतिक गुणधर्म, इन खनिजों की कुछ विशेषताएं होती हैं
चमकना है, उनको टूटने का ढंग है, ये सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, अगला है इसका कुछ जो दूसरी विशेषता है, खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी कुछ खनिज ऐसे भी प्राप्त होते हैं जो एकल रूप में पाए जाते हैं, जैसे सल्फर, चांदी, सोना, ग्रेफाइट और अन्य कई ऐसे खनिज हैं जो एकल रूप में पाए जाते, एक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। इनमें अशुद्धियां तो हो सकती हैं, लेकिन दूसरे तत्व जो है नहीं मिलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला मैग्मा ही खनिजों का मूल स्रोत है। अब ये सवाल आता है कि पृथ्वी के ऊपर ये खनिज आते कहाँ से हैं? तो पृथ्वी के ऊपर जो ये खनिज पाए जाते हैं, इनका मूल स्रोत मैग्मा है। मैग्मा क्या है, इसके पहले चैप्टर में पढ़ा जा चुका है कि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग पढ़ते हैं तो इसके 3 भाग बताए जाते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो हमारा जो ऊपरी भाग है वो ठोस रूप में है, लेकिन अंदर जो पृथ्वी का भाग है पिघला है और गर्म अवस्था में, तरल अवस्था में। तो जो तरल पदार्थ होता है पृथ्वी के अंदर वो मैग्मा कहलाता है, और वो मैग्मा विभिन्न दबावों के, पृथ्वी के दबाव के अंदर के कारण जब ऊपर की तरफ आता है और पृथ्वी के धरातल पर जमता है तो ठोस रूप में बदलता है, और जो ठोस रूप में बदलता है वही खनिजों के रूप में हमको प्राप्त होता है। कुछ कार्बनिक खनिज ऐसे भी होते हैं जो हमको तरल और गैस रूप में होते हैं। अमूमन खनिज ठोस रूप में मिलते हैं, लेकिन कुछ कार्बनिक खनिज जो है हमको तरल और गैस रूप में मिलते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कोयला ठोस होता है लेकिन पेट्रोलियम तरल रूप में मिलता है। पेट्रोलियम में हम लोग पेट्रोल है, डीजल है, सब एक साथ जब हमको प्राप्त होता है मिक्स रूप में प्राप्त होता है, लेकिन संशोधन के द्वारा हम अलग अलग रूपों में इसको प्रयोग करते हैं। गैस है प्राकृतिक गैस, जो हम घरेलू यूज में, घरेलू उपयोग में प्रयोग करते हैं, वाहनों में प्रयोग करते हैं, कि जो गैस होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं खनिज के अंतर्गत आती हैं। बच्चों, खनिजों की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, खनिजों की विशेषताएं। पहला, क्रिस्टल। खनिज क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल एक आकार में होता है, एक घनाकार रूप में भी हो सकता है, अष्टभुजाकार रूप में होता है, प्रिज्म के रूप में हो सकता है। तो जो खनिज होते हैं, प्रत्येक खनिज, सबका एक अपना क्रिस्टल होता है। कोई ऐसा नहीं है कि सबका क्रिस्टल एक ही तरह का होगा, ऐसा नहीं होगा। सारे खनिज जो भी होंगे सबके क्रिस्टल की एक अपनी विशेषता होगी, सबका आकार अलग अलग होगा, जिसके द्वारा हम उनको पहचानते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल क्या है? इस बाहरी स्वरूप का निर्धारण करते हैं। ये किस प्रकार हो सकते हैं? घनाकार रूप में हो सकते हैं, अष्टभुजाकार रूप में होते हैं, खटभुजाकार रूप में होते हैं, किसी भी रूप में खनिज हमको मिल सकते हैं। दूसरा है विदलन। विदलन क्या होता है? प्रत्येक खनिज में जो आणविक संरचना होती है उसके कारण यह एक दिशा में टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या होती है? एक दिशा में टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे हम विदलन कहते हैं। हर खनिज, प्रत्येक खनिज, चाहे अलग अलग खनिजों का अलग अलग प्रकार से टूटना पाया जाता है। कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो एक ही जगह से 2 दिशाओं में अलग अलग रूप में भी टूट सकते हैं। तो विदलन के द्वारा भी हम खनिजों को पहचान करते हैं, और ये इनकी जो प्रवृत्ति होती है, टूटने का कारण जो होता है आणविक संरचना होती है, और आणविक संरचना के द्वारा ये समतल बनाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण यह टूटते हैं। अगली विशेषता है विभंजन। विभंजन भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक दिशा होती है। इसमें विभंजन में दिशा नहीं होती है, बल्कि इसमें टूटना अनियमित रूप से होता है। अणुओं की जटिल आंतरिक व्यवस्था के कारण अनियमित रूप से टूटना विभंजन कहलाता है। कुछ खनिजों में विदलन की प्रक्रिया पाई जाती है, लेकिन कुछ में विभंजन भी पाया जाता है। इस चीज को आपको दोनों को अलग अलग समझना होगा। विभंजन क्या है? अणुओं की जटिल आंतरिक व्यवस्था के कारण अनियमित रूप से टूटना विभंजन कहलाता है। विदलन समतल बनाने के लिए आंतरिक संरचना के कारण एक दिशा में टूटने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है खनिज में, वह विदलन कहलाती है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी चट्टान में पानी पड़ता है तो परत की परत उधड़ती है, तो वो एक प्रकार का विदलन होगा, और जो विभंजन होगा वो एकदम से टूट जाना, बिना किसी
नियम के, वह एक प्रकार का विभंजन होगा। हालांकि इस बात की यहाँ से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि हम खनिजों की बात कर रहे हैं, हम चट्टानों की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इन शब्दों को समझाने के लिए इस उदाहरण का प्रयोग किया। चमक, प्रत्येक खनिज एक अपनी चमक होती है। पहली चीज ये समझ लीजिए, खनिजों में कोई रंग नहीं होता, बावजूद उनमें रंगीन कलर की चमक पाई जाती है। ये चमक किस कारण होती है? उनकी आणविक संरचना, परमाणविक संरचना के कारण। तो उनकी चमक के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के खनिजों को पहचानते हैं। विशिष्ट प्रकार की चमक पाई जाती है। यह मेटेलिक हो सकती है। मेटेलिक का मतलब होता है धात्विक रूप तरह की, जैसे धातुओं में चमक होती है। ग्लासी, ग्लास की तरह चमक हो सकती है। रेशमी, रेशम की तरह चमक हो सकती है। अलग अलग प्रकार की चमक जो है खनिजों में हमको देखने को मिलती है, लेकिन रंग उसमें कुछ भी नहीं होता है। ये चमक जो है उसकी आंतरिक परमाणविक संरचना के कारण होती है। रंग, जब चमक होगी तो रंग भी, हमने बताया कि रंग नहीं होता उसमें, खनिज में किसी प्रकार का रंग नहीं होता, लेकिन आंतरिक संरचना के कारण उसमें रंग उभर कर आते हैं। तो उन रंगों के आधार पर भी हम खनिजों को पहचानते हैं। इसका कारण वही है, परमाणविक संरचना, जिसके द्वारा खनिजों का अलग अलग रंग उभर कर आता है। धारियां, खनिजों में कुछ विशेष प्रकार की धारियां पाई जाती हैं। धारियां का मतलब, जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे खरबूज तरबूज होता है, उसमें लाइनिंग बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार खनिज के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें भी तरह तरह की लाइनिंग उभर कर आती है, लेकिन जब पीसते हैं तो उनके अलग अलग कलर के रूप में जो उसका चूर्ण है हमको निकल कर आता है। ठीक है, तो ये धारियों के द्वारा भी खनिजों की पहचान होती है। जैसे एक उदाहरण यहाँ है मेलाकाइट, ये हरा रंग का होता है और इसमें हरे रंग की धारियां पाई जाती है। उसके बाद है पारदर्शिता। खनिजों में कुछ खनिज पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं, कुछ पारभासी होते हैं। पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि सूर्य का प्रकाश उन खनिजों के आर पार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जो पारदर्शी खनिज होते हैं उसमें सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है, किसी खनिज के उस पार रखी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, तो ऐसे खनिज पारदर्शी कहलाते हैं। दूसरा होता है पारभासी। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें सूर्य की किरणें आर पार तो जाती हैं, लेकिन उनमें विसरण हो जाता है। क्या हो जाता है? विसरण, मतलब वो फैल जाती है, जिस कारण से उस पार की खनिज के उस पार की रखी वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। प्रकाश तो जाता है उस पार, लेकिन उस वस्तु को हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे खनिज पारभासी होते हैं। कैसे होते हैं? पारभासी होते हैं। तीसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी ऐसे खनिज होते हैं जिनमें सूर्य का प्रकाश आर पार नहीं जाता है, तो ऐसे खनिज अपारदर्शी कहलाते हैं। इसके बाद है संरचना। खनिजों में विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये संरचना महीन के भी होती है, मध्यम खुरदरी भी होती है, पृथक करने योग्य होती है, तंतुयुक्त भी हो सकती है, अलग अलग प्रकार की। मतलब हर खनिज की एक अपनी विशेषता होती है। महीन महीन रूप में भी हो सकता है, खुरदुरी सतह वाला भी हो सकता है। कुछ ऐसे खनिज भी होते हैं जिनको आसानी से अलग भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो तंतुयुक्त होते हैं। तो इन संरचना के आधार पर हम खनिजों की पहचान करते हैं। अगला है कठोरता। कठोरता क्या होती है? प्रत्येक वस्तु की एक प्रतिरोधक, सापेक्षिक प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसके द्वारा उसको पहचाना जाता है। कुछ खनिज बहुत सॉफ्ट होते हैं जैसे टैल्क, लेकिन कुछ खनिज इतने कठोर होते हैं कि उनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, जैसे हीरा। अगर हम 1 से 10 के पैरामीटर में हम इनको नापते हैं तो टैल्क 1 नंबर पे आएगा और हीरा नंबर 10 पे आएगा, यानी कि 10 गुना ज़्यादा हीरा कठोर होता है टैल्क के मुकाबले। ठीक है। अपेक्षित भार, कोई भी दी गई वस्तु का भार और बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात जो है अपेक्षित भार होता है। खनिजों में यह अपेक्षित भार की विशेषता
पाई जाती है। तो आपने खनिजों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, इनमें विदलन होता है, विभंजन होता है, चमक पाई जाती है, विशेष रंग होता है, विशेष धारियां होती हैं, पारदर्शिता होती है, संरचना होती है एक विशेष प्रकार की, कठोरता होती है, ये भी एक गुण है खनिजों का, आपेक्षिक भार, ये भी एक विशेषता होती है आपके खनिजों का। बच्चों, अब हम देखते हैं खनिजों में कुछ खनिज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सामान्यतः पृथ्वी पर 2000 खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज पाए जाते हैं? 2000 खनिज, लेकिन 6 खनिज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी पे लगभग जो आज तक ज्ञात हुए हैं 2000 खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 6 खनिज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इन 6 खनिजों के नाम इस प्रकार हैं। फेल्डस्पर, इस खनिज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसका रंग जो होता है हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। यह खनिज की विशेषता यह है कि यह भूपर्पटी का लगभग आधा भाग फेल्डस्पर के रूप में पाया जाता है। इसमें और भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे ये चीनी बर्तन, कांच के बर्तन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जिसमें क्या है, सिलिका पाया जाता है। इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है यह कठोर खनिज होता है। कैसा खनिज होता है? कठोर खनिज होता है। ये मुख्यतः रेत और ग्रेनाइट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रेत एवं ग्रेनाइट में पाया जाता है। ये एक प्रकार का कठोर खनिज है। ठीक है। अगला है पायरॉक्सिन। पायरॉक्सिन में क्या क्या है? कैल्शियम पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका आदि तत्व पाए जाते हैं। यानी कि इतने तत्वों का लगभग समूह है यह खनिज। यह भूपर्पटी का लगभग 10% भाग को कवर करता है। 10% भाग को कवर करता है, यानी भूपर्पटी के लगभग 10% भाग पर पायरॉक्सिन पाया जाता है। इसकी एक विशेषता और भी है, यह उल्का पिंडों में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उल्का पिंडों में भी पाया जाता है। इसका रंग जो होता है हरा एवं काला हो सकता है। ठीक है। तीसरा है एम्फीबोल। ये इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। इसका रंग भी हरा एवं काला होता है और यह पृथ्वी के लगभग 7% भाग पर पाया जाता है। अगला है माइका। इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका आदि तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यह भूपर्पटी का लगभग 4% भाग को कवर करता है। इसके द्वारा इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विद्युत उपकरण बनाने में इसका माइका का प्रयोग किया जाता है। अगला खनिज है आल्मीन। इसमें मैग्नीशियम, लौह, सिलिका, हरे रंग के क्रिस्टल इसका होता है, यानी कि इसका रंग जो होता है हरे रंग का होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश मिलते हैं, यानी जिनमें धातु तत्व प्राप्त होते हैं, वह धात्विक खनिज कहलाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहले बहुमूल्य धातु। ऐसे धात्विक खनिज जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी बहुमूल्य धातुएं हमको प्राप्त होती हैं, उनको हम बहुमूल्य धातु खनिज के अंतर्गत रखते हैं।
आपको मैंने जब खनिज का परिचय दिया था तो मैंने बताया था कुछ खनिज एक तत्व के रूप में मिलते हैं। बहुमूल्य धातु जो होती हैं ज़्यादातर एक तत्व के रूप में ही प्राप्त होती हैं। सोना ज़्यादातर एक तत्व के रूप में ही मिलता है, चांदी भी ऐसे, प्लेटिनम भी ज़्यादातर एक तत्व के रूप में ही हमको प्राप्त होती हैं। तो बहुमूल्य धात्विक खनिज जो होते हैं वह हमेशा एक तत्व के रूप में मिलते हैं और सोना, चांदी, प्लेटिनम इनमें प्रमुख रूप से होते हैं। दूसरा है लौह धातु। ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लौह तत्व प्राप्त होता है यानी लोहा मिलता है या उसमें लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं प्राप्त होती हैं, तो ऐसे खनिज लौह धात्विक खनिज कहलाते हैं। इसमें लोह प्रमुख रूप से है। इसके अलावा मैग्नीज जो स्टील बनाते समय लोहे में मिलाई जाती है, अन्य धातुएं भी हैं, तो लौह और मैग्नीज में प्रमुख रूप से आते हैं। तीसरा है अलौह धातु। अलौह धातु जिसमें लोहे का कोई अंश नहीं होता, साथ ही साथ लौह उद्योग में इनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। ऐसी धातुएं अलौह धात्विक खनिज होते हैं। इनमें जैसे तांबा है, सीसा है, जिंक है, एल्युमिनियम है, टिन है आदि। इनकी एक विशेषता और होती है, जैसे बहुमूल्य धातुएं एक तत्व के रूप में मिलती हैं, वैसे अलौह धातु ज़्यादातर दो या दो से अधिक तत्वों के रूप में समूह में खनिजों में प्राप्त होती हैं। ठीक है। अब है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें धातुओं के अंश उपस्थित नहीं होते, यानी कि उसमें धातु नहीं प्राप्त होती हैं या धातुएं नहीं होती हैं, तो ऐसे खनिज अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से है गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट आदि। बच्चों एक जानकारी और है कि सीमेंट जो होता है वो अधात्विक खनिजों का मिश्रण होता है। बच्चों इस अध्याय का जो एक प्रमुख बिंदु है शैल या चट्टान। चट्टान शब्द से सामान्यतः एक कठोरता का अनुभव होता है, लेकिन भूगोल में शैल या चट्टान उस प्रत्येक पदार्थ या सामग्री को कहा जाता है जो भूपर्पटी के निर्माण में सहायक है। सामान्यतः हम चट्टान कठोर शब्द से लेते हैं, जो पर्वतों पे पाई जाती है, जमीन के अंदर कोई ऐसी चट्टान पाई जाती है जो कठोर होती है, ऐसा कोई पदार्थ जो कठोर होता है उसे चट्टान कहा जाता है। लेकिन भूगोल में शैल या चट्टान का थोड़ा भिन्न अर्थ होता है, बल्कि शैल या चट्टान उस प्रत्येक पदार्थ को, जिन पदार्थों से भूपर्पटी का निर्माण होता है उन्हें शैल या चट्टान कहा जाता है। इन शैल या चट्टान की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। शैल का निर्माण एक या अधिक खनिजों से मिलकर होता है। अभी हमने इस अध्याय में जो 7 शिक्षण बिंदु पढ़े खनिज के बारे में, वो इसीलिए पढ़े गए हैं क्योंकि ये शैल से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और ये शैल का जो निर्माण होता है इन्हीं खनिज के आधार पर होता है, इन्हीं खनिजों से मिलकर होता है। जिस प्रकार तत्वों से मिलकर खनिज बनते हैं, उसी प्रकार अनेक खनिजों से मिलकर शैल या चट्टान बनते हैं। इन चट्टानों में या इन शैलों में और भी विशेषताएं होती हैं, जैसे शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। जैसा मैंने कहा कि भूगोल विषय में जो शैल शब्द या चट्टान शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ कठोर चट्टानों के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, बल्कि नरम या कठोर या किसी प्रकार की पदार्थ जो भूपर्पटी पर पाया जाता है उसका चट्टान शब्द या शैल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चट्टानें जो हैं, शैल जो है कठोर या नरम भी हो सकती है, विभिन्न प्रकार के रंगों की हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक कठोर चट्टान है। कैसी चट्टान है? कठोर चट्टान है। वहीं पे शैल खड़ी एक नरम चट्टान है। ग्रेनाइट इतनी कठोर है कि आप हाथ मारेंगे तो आपका हाथ टूट जाएगा, लेकिन शैल खड़ी इतनी नरम होती है कि आप हाथ मारेंगे तो शैल खड़ी टूट जाएगी। यानी कि चट्टान कठोर भी हो सकती है और नरम भी हो सकती है। इसी प्रकार रंग अलग अलग हो सकते हैं, जैसे गैब्रो काले रंग की चट्टान होती है और क्वार्टजाइट श्वेत रंग की होती है। दूधिया श्वेत रंग की चट्टान होती है क्वार्टजाइट।
चट्टानों की कुछ और विशेषताएं होती हैं, जैसे शैलों में खनिजों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। हमने इसके पहले खनिज पढ़ा। खनिज में हमने देखा कि खनिजों की संरचना एक निश्चित होती है, एक विशेष होती है, उनमें परमाणुओं का एक निश्चित संगठन होता है। लेकिन चट्टानों में जो खनिज लगे होते हैं या जिन खनिजों से चट्टान का निर्माण होता है, उन खनिजों में कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। चट्टान जिस अवस्था में बनेगी उसी अवस्था में ही पाई जाएगी, जिस पदार्थों से बनेगी उन्हीं पदार्थों का एक संगठन, एक साधारण संगठन, जैसे कोई चीज इकट्ठा कर दी जाए, उसको दबा दी जाए और वो एक जगह पे एकत्रित हो जाए, उस प्रकार से शैलों में खनिजों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। शैलों में सामान्यतः फेल्डस्पर एवं क्वार्ट्ज खनिज पाए जाते हैं। हमने इसके पहले वाले शिक्षण बिंदु में पढ़ा था कि कुछ प्रमुख खनिज फेल्डस्पर और क्वार्ट्ज। हमने ये भी बताया था कि फेल्डस्पर जो है हमारे भूपर्पट्टी के 50% चट्टानों में पाया जाता है, यानी भूपर्पट्टी के 50% भाग फेल्डस्पर से बना है और लगभग 10% क्वार्ट्ज से बना है। तो जो चट्टानें होती हैं उनमें मुख्यतः फेल्डस्पर पाया जाता है और क्वार्ट्ज खनिज पाया जाता है। अब जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु है शैलों के प्रकार, ये एक बड़ा शिक्षण बिंदु है। इसमें शैल 3 प्रकार की मुख्यतः होती हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। आग्नेय शैल कौन सी होती है? जो शैल सीधे मैग्मा के ठंडा होने से बनती है वो आग्नेय शैल होती है, इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। अवसादी शैल क्या होती है? जो आग्नेय शैल और कायांतरित शैल से जो मलबा विभिन्न अपक्षय अपरदन के कारकों द्वारा इकट्ठा किसी दूसरे स्थान पर हो जाता है और ताप दाब के प्रभाव से एक जगह पे एकत्रित हो जाता है और चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है, वो आपका अवसादी शैल होता है। इसी प्रकार कायांतरित शैल इन दोनों से मिलकर बनता है या इनके रूप परिवर्तन से बनता है। इसमें भी तापमान का, दाब का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इन तीनों प्रकारों को हम अगले शिक्षण बिंदु में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, अब शैलों के प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। समय के अभाव के कारण हम एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो शिक्षण बिंदु हमने आज पढ़े हैं: खनिजों की विशेषताएं, खनिजों के प्रकार, खनिजों के तत्व, प्रमुख खनिज और शैल क्या होती है, शैलों के प्रकार, ये इतनी चीज़ें आज हमने अध्ययन किया है और शैलों के प्रकार को हम विस्तार से अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।